и в ходе обсуждений задачи мирных жителей. मूवी शुरू होती है साल 2072 मॉस्को में, जब माफिया नाम का एक गेम शो अपना 57वां सीजन लॉन्च कर रहा होता है। जैसे ही प्रसारण शुरू होता है, गेम मास्टर नियमों को बताना शुरू कर देता है। इस गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से 9 सिविलियन हैं और 2 माफिया से संबंधित हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कौन क्या है। अब सिविलियन का काम माफिया को ढूंढना और उसे बाहर निकालना होता है, जबकि माफिया को सिविलियन होने का दिखावा करना है और असली लोगों को बाहर निकालना होता है। हर दिन ग्रुप को इस बात पर वोट करना होगा कि किसे बाहर निकालना है, और चुना हुआ इंसान वास्तव में उन चीजों से मारा जाएगा जिनसे वे रियल लाइफ में सबसे ज्यादा डरते हैं। हर रात गेम मास्टर के ड्रोन से एक शिकार चुना जाएगा और अंतिम पुरस्कार 1 अरब रूबल होता है। और अगर एक सिविलियन और एक माफिया अंतिम में बचते हैं तो माफिया अपने आप ही जीत हासिल कर लेगा। खिलाड़ी एक बहुत ही तकनीकी रूप से एडवांस कमरे में बैठे हैं और ड्रोन का एक ग्रुप खिलाड़ियों की कलाई पर एक टैटू बनाने के लिए आता है, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी उनके असल की सच्चाई को जान जाती है। अब उनके इस जानकारी का केवल कंप्यूटर को ही पता होता है। जब ड्रोन अपना काम करते हैं तो गेम मास्टर कुछ खिलाड़ियों का परिचय कराना शुरू कर देता है। पहला है लुका, एक 85 साल का अरबपति जो हमेशा जवान दिखने के लिए मॉडर्न मेडिसिन का यूज करता है। उसने अपना इतना सारा माल जुए से कमाया होता है और इसीलिए वह इस खेल में शामिल हुआ है। वह अपने लाइफ में सट्टेबाजी का रोमांच चाहता है। अब उसके बिगड़ैल पोते उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लुका ने अपनी वसीयत में शर्त रखी होती है कि अगर वह खेल में मर जाता है तो उसके पोते पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद 38 वर्षीय इंजीनियर एली होता है जो कैंसर से पीड़ित है। उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हुए हैं, इसलिए एली अपने परिवार और अपने इलाज के पैसों के लिए खेल में आया था। उसकी वाइफ इस फैसले से खुश नहीं हुई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि एली अपना बचा खुचा आखिरी दिन उसके और बच्चों के साथ बिताए। इसके अलावा वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौत टीवी पर हो, लेकिन एली अपनी वाइफ की इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया होता है। अब बुचर और इवान नाम के 2 खिलाड़ी सीधे जेल से लाए गए कैदी होते हैं, जो इस बात पर जोर देता है कि उसका मुकदमा फर्जी था। अब पता चलता है कि यह शो सरकार के साथ विशेष कार्यक्रम का हिस्सा होता है। इससे देश के हर एक कैदी अपने मन से इस खेल में भाग ले सकते हैं, भले ही उन्होंने कैसा भी अपराध किया हो। अगर वे जीतते हैं तो पैसे के बजाय उन्हें उनकी आजादी मिलेगी। तभी परिचय देना रोक दिया जाता है और गेम मास्टर खिलाड़ियों से उनके बारे में पूछता है, लेकिन वे सभी लाख लाख कसम खाते हैं कि वे कोई माफिया वाफिया नहीं बल्कि सीधे साधे सिविलियन हैं। फिर उन्हें फर्स्ट किल के लिए वोट करने से पहले 10 मिनट का समय दिया जाता है, जबकि उनके दोस्त और परिवार टीवी पर हर पल का लेखा जोखा देख रहे होते हैं। अब कॉन्स्टेंटिन इस राउंड में वोट नहीं करने का फैसला लेता है, लेकिन मैरी तुरंत किलियन को वोट देती है और पीटर भी उसका सपोर्ट करता है। तभी बुचर को एहसास होता है कि वह मैरी और पीटर को टीवी पर एक साथ देख चुका है और अब एक और परिचय होता है, जब मैरी एक 24 साल की मशहूर बैलेरीना थी और पीटर उसका नंबर 1 फैन था। दुर्भाग्य से एक बरसात के दिन मैरी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए वह अब डांस नहीं कर सकती है। उन दिनों से वह सबसे ज्यादा बारिश और बिजली से डरती है। फिर भी एक बेहतरीन टाइप की सर्जरी होती है जो उसे आर्टिफिशियल पैर दे सकती है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। यही कारण है कि मैरी अपने थिरकने वाले पैरों को फिर से पाने के लिए इस गेम में शामिल हो गई है। अब पीटर यहीं पर है क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता है। वास्तव में वह मैरी को पैसे देने के लिए अपनी कई सारी चीजें बेच चुका होता है, लेकिन इससे मैरी केवल रोती है क्योंकि वह कई सालों से उसका पीछा कर रहा है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब इस दुख भरी कहानी सुनने के बाद दूसरे खिलाड़ी सोचने लगते हैं और उन सबको लगता है कि इसके पास तो पीटर नाम का इसका दीवाना भी यही है, इसलिए वे तुरंत मैरी के लिए वोट कर देते हैं। पीटर उसके बचाव में कूदता है और कहता है कि वह माफिया है, लेकिन समय समाप्त हो जाता है और मैरी पहली चुनी गई शिकार बन जाती है। अब उसका रोल असल में एक सिविलियन का होता है और फिर मैरी की कुर्सी एक विशाल काले गोले की ओर बढ़ने लगती है। पीटर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुर्सी उसे बांधे रखती है। इस रहस्यमयी गोले के अंदर मैरी बेहोश हो जाती है और उसे अपने सबसे बुरे डर का सिमुलेशन दिखाई देने लगता है। एक तूफानी रात में वह खुद को जंगल में पाती है और जैसे ही बिजली गिरने लगती है वह भागने लगती है। बिजली उसके पीछे जाती है, उसके चारों ओर लगे पेड़ों से टकराकर उसे चट्टान की दिशा में जाने के लिए मजबूर करती है। तूफान से घबराकर मैरी के पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता
देखता, लेकिन बिजली बीच हवा में ही गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसी समय उसके रियल शरीर का भी गोले में चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद गेम मास्टर अनाउंस करता है कि अब अगले विकेट की बारी आ गई है और ड्रोन अगले शिकार को चुनने के लिए खिलाड़ियों के ऊपर से उड़ने लगते हैं। इस बार बुचर का नंबर होता है। जैसे ही कुर्सी उसे गोले में ले जाती है, वह अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को गालियां देना शुरू कर देता है और फ्लैशबैक में खेल से पहले ही उसके दिमागी अपंग होने का पता चलता है। अब दिखाया जाता है कि उसके साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बुचर उसका एक भी जवाब नहीं दिया था। उसने कसम खाई कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता है, लेकिन वह एक्सेप्ट करता है कि वह इन बेवकूफों से घिरे रहकर एक बुजदिल की तरह मरना नहीं चाहता था। अब सिमुलेशन स्टार्ट होता है तो बुचर खुद को 2 ग्लैडिएटरों के साथ एक बहुत ही खौफनाक कोलिजियम में पाता है, जबकि भीड़ उसे मारने के लिए जयकार कर रही होती है। ग्लैडिएटर्स के पास हथियार भी होता है और बिना किसी दया के बुचर को पीटना शुरू कर देते हैं और वह केवल मार ही खाता है। कुछ देर तक उसे इधर उधर लात घूंसा खाने के बाद बुचर जमीन से एक बोतल लेने के लिए झुकता है और उसके चेहरे पर धूल फेंक देता है। इसके बाद वह उन सब को पटक कर मारना शुरू कर देता है। कुछ मुक्कों के बाद वह एक ग्लैडिएटर्स को मार डालता है, लेकिन दूसरा उसे दूर धकेल देता है। बुचर फिर भी हार नहीं मानता है और जमीन से चीज उठा उठाकर उसकी हड्डियों को तोड़ता रहता है। कुछ लोगों का काम तमाम करने के बाद इधर बुचर के जेल वाले यार दोस्त एकदम मस्ती में झूमने लगते हैं। अब बुचर सोचता है कि उसने अपनी आजादी जीत ली है, लेकिन जब वह पीछे हटता है तो वह लड़खड़ा जाता है और सीधे कुछ लोहे की छड़ों पर गिर जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। मैरी पर अभी भी गुस्सा हुआ पीटर कहता है कि बुचर इसका हकदार था। इसके बाद गेम मास्टर नए वोट के लिए समय की फिर से अनाउंसमेंट करता है और इस बार वह उन लोगों को 8 मिनट का समय देता है। अब कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वह पहले से ही जानता है कि माफिया कौन है और अब उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। जब वह बच्चा था तो उसके पास पहले से ही दिव्य क्षमताएं थीं। वह अपने खराब ग्रेड और कौन सी लड़कियां उसे धोखा देंगी इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर लेता था, इसलिए लोग उसे काला जादूगर कहना शुरू कर देते हैं। और जब वह बड़ा हो गया तो वह कई जादू वाले टेलीविजन शो में दिखाई देने लगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय संकट के दौरान उसने एक सलाहकार के रूप में भी काम किया। अब उसका सबसे बड़ा डर बुढ़ापे से मरना होता है। कॉन्स्टेंटिन बताता है कि पीटर ही माफिया है और पीटर आश्चर्यचकित होकर जवाब देता है कि अगर उसके पास ऐसी शक्तियां होती जो उसे बता सकती थीं कि मैरी एक सिविलियन थी, तो वह मैरी को क्यों मरने देता। इस पर कॉन्स्टेंटिन पीटर से कहता है कि वह केवल पैसों का भुक्कड़ है और वह पैसों को किसी भी बचे हुए सिविलियन के बीच बांटना नहीं चाहता है। अब इन सब बातों से पीटर को यह विश्वास हो जाता है कि कॉन्स्टेंटिन ही माफिया है और वह उसे वोट दे देता है। एली और लॉरा भी कॉन्स्टेंटिन के लिए वोट करते हैं, लेकिन और सभी पीटर के लिए वोट करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह एक सिविलियन है, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटिन ने झूठ बोला था। अब एक और फ्लैशबैक में पीटर के साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को दिखाया जाता है। पहले तो वह बताता है कि उसे मैरी के अलावा कोई डर नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट उसे सोचने पर मजबूर करता है और पीटर को याद आता है कि जब वह बच्चा था तो उसे पानी से डर लगता था। एक बार फिर से जब चेयर पीटर को गोले में ले जाती है तो सिमुलेशन उसे समुद्र के बीच में एक नाव पर बिठा देता है। पीटर तुरंत उस खौफनाक द्वीप तक पहुंचने के लिए नाव चलाने लगता है, लेकिन अचानक नाव में एक छेद दिखाई देता है और जब वह उसे अपने हाथों से ढकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है। इससे उसका खून समुद्र में बहने लगता है और जल्द ही शार्क उसके चारों ओर तैरने लगती है। डरा हुआ पीटर फिर से नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी धीरे धीरे नाव को डुबा रहा होता है, इसलिए वह एक चप्पू पकड़ लेता है और उससे एक शार्क पर वार कर देता है। इस पर शार्क अपने मरे हुए साथी को खाने के लिए दौड़ती हैं और जब उनका ध्यान भटक जाता है तो पीटर पानी में कूद पड़ता है और आइलैंड की ओर तैरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी आइलैंड अचानक गायब हो जाता है और शार्क तुरंत पीटर को मारने के लिए उसके पीछे आ जाती है। अब जब पीटर मर रहा होता है तो वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि मैरी की आत्मा उसके लिए आ रही है। इसके बाद गेम में खिलाड़ियों को रात होने से पहले एक एक्स्ट्रा वोटिंग का मौका दिया जाता है और इस बार उनके पास 6 मिनट का समय होता है। जैसे ही वॉल्टर अपनी राय देना शुरू करता है तो उसका परिचय भी सामने आता है। वह एक 45 साल का आर्मी अफसर है जिसने कई युद्ध लड़े हैं और अब वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वह इस गेम में इसलिए शामिल हुआ है ताकि यह डिसीजन ले सके कि उसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके मन में अभी भी युद्ध के दौरान की गई एक गलती का गिल्ट है जिसके कारण कई जवान की मौत हो गई थी। इवान वॉल्टर के इस टेंशन को नता है और वह उसे बच्चों का हत्यारा कहता है, इसलिए अब इवान का परिचय सामने आता है। वह एक सीधा साधा छात्र था कि एक रात कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने निकला। वे बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने कार पर कंट्रोल खो दिया, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और उनके 2 दोस्तों की मौत हो गई। इवान और ड्राइवर सड़क पर एक महिला की मदद की बदौलत बच
बच तो गए, लेकिन उसके मरे हुए दोस्त के पेरेंट्स ने यह साबित कर दिया कि इवान के कारण ही उनके बेटे की जान गई, क्योंकि यही था जो गाड़ी चला रहा था। अब इवान को दोषी पाकर उसे जेल भेज दिया गया, इसलिए उसका सबसे बड़ा डर जेल में मरना है। लॉरा को यह बताने से पहले कि वह परिचित लगती है, इवान जोर देकर कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन वह कसम खाती है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वॉल्टर पर माफिया होने का आरोप लगाते हैं। वॉल्टर उस पर आरोप लगाता है और जल्द ही एक बहस शुरू हो जाती है, लेकिन वॉल्टर लॉरा को वोट देने की बात को बीच में ही रोक देता है। बदले में लॉरा वॉल्टर को वोट देती है, जिसे लुका, इवान और एली का समर्थन मिलता है। अब जैसे ही गुस्से में वॉल्टर चिल्लाने लगता है, कॉन्स्टेंटिन भी उसे वोट दे देता है। चूंकि कीरन और केट के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्टर को पहले ही अगले शिकार के रूप में चुना जा चुका है। तब पता चलता है कि वॉल्टर भी एक सिविलियन है